हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, कोई सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी की तरफ कब डाइवर्जेंट कही जाएगी, कोई सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी की तरफ कब डाइवर्जेंट कही जाएगी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। तो डेफिनेशन है डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स की जिसे हमने किससे डिनोट किया है, ए एन से डिनोट किया है, वो कब बोली जाएगी कि वो डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को। इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के हाउएवर लार्ज इट मे बी। इफ़ फॉर ईच पॉजिटिव नंबर के हाउएवर लार्ज इट मे बी, कि अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर के लिए वो बेशक कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम, उसके लिए क्या मिले, एक पॉजिटिव इंटीजर m मिले, और वो जो पॉजिटिव इंटीजर m मिला है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी वो जो नंबर k है उसके ऊपर। ये जो m हमें मिला है ये किस टाइप का होगा, सच डेट ए एन इज़ ग्रेटर देन k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। मतलब ये जो हमें एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मिला है m, ये इस प्लेस के बाद की और इस प्लेस की इस प्लेस पे और इस प्लेस के बाद की जितनी भी सीक्वेंस के अंदर टर्म्स हैं वो सारी टर्में इस के से क्या होंगी, ग्रेटर रहेंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, सीक्वेंस हमारी किसको क्या करती है, डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को। ठीक है, तो इसके बाद इसके एग्जांपल्स है जैसे 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है जो कि किसको डाइवर्ज करती है, प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। और डाइवर्जेंट सीक्वेंस को सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, तो सिंबॉलिकली उसको लिखा जा सकता है अगर वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स है डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की, 2 4 6 एंड सो ऑन। ये भी किसको डाइवर्ज कर रही है, प्लस इन्फिनिटी को, ये भी किसको कर रही है, प्लस इन्फिनिटी को। अब उसके बाद है जो सीक्वेंसेस डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी को, उनको कैसे डिफाइन करेंगे। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, कि कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास ए एन कब बोलेंगे कि वो डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी को। इफ़ फॉर ईच नेगेटिव नंबर, जैसे ऊपर हमने डेफिनेशन करी है उसमें जहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव नंबर के था, वहाँ पे नेगेटिव नंबर के है, और वहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा बस। तो इफ़ फॉर ईच नेगेटिव नंबर के, कि कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो के, छोटे से छोटा कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, तो इसलिए लिखा है हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m। तो उस नंबर के लिए हमें क्या मिले, एक पॉजिटिव इंटीजर मिले m, और ये जो इंटीजर मिलेगा इसकी जो वैल्यू रहेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, ये उस नंबर पे ही डिपेंड करेगी k पे। कि उसके बाद क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच डेट ए एन की वैल्यू लेस देन रहे k से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। मतलब ये जो हमें m मिला है k के लिए, इस m और इसके बाद के प्लेसेस की जो टर्में हैं वो सारी की सारी टर्म्स गिवन स्मॉल के से क्या रहे, छोटी रहे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। और इसको सिंबॉलिकली अगर हमें लिखना तो हम क्या लिखेंगे, इन सिंबल्स इट कैन बी रिटन एज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो हम बोल देंगे हमारी जो सीक्वेंस है वो किसको डाइवर्ज करेगी, माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। और अगर कोई सीक्वेंस या प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है या फिर माइनस इन्फिनिटी को, दोनों में से किसी को भी करती है, तो हम बोलेंगे कि हमारी जो सीक्वेंस है वो क्या, कैसी सीक्वेंस है, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो इसके बाद डाइवर्जेंट सीक्वेंस के एग्जांपल्स हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस यहाँ पे लिखी हुई है ये किस टाइप की सीक्वेंस है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है जो कि माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। वैसे ही -2 -4 -6 -8 एंड सो ऑन, ये कैसी सीक्वेंस है, ये भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है जो कि माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है ओसिलेटरी सीक्वेंसेस की। तो ओसिलेटरी सीक्वेंसेस क्या होती है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी ओसिलेटरी सीक्वेंस इफ़ इट इज़ नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट। अगर कोई आपके पास सीक्वेंस है जो ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ना ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, ओसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। पिछले लेक्चर में हमने करा था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, वहाँ पे हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी थी। और अब हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है।
ठीक है। तो हमने 3 टाइप पढ़े सीक्वेंसेस के। सबसे पहला था कन्वर्जेंट, उसके बाद डाइवर्जेंट, और जो तीसरा टाइप है वो है ओसिलेटरी सीक्वेंस। ठीक है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती हैं, एक माइनस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करती हैं। अब जो ओसिलेटरी सीक्वेंसेज है वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक तो फाइनाइटली ओसिलेट करने वाली सीक्वेंसेज, एक इनफाइनाइटली ओसिलेट करने वाली सीक्वेंसेज। अब हम करेंगे ओसिलेटिंग सीक्वेंस के 2 टाइप्स। सबसे पहला टाइप है फाइनाइटली ओसिलेटिंग सीक्वेंस और दूसरा है इनफाइनाइटली ओसिलेटिंग सीक्वेंस। तो फाइनाइटली ओसिलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है? ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ओसिलेटिंग फाइनाइटली इफ इट इज़ बाउंडेड एंड ओसिलेटिंग। मतलब इसमें 2 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए सीक्वेंस के अंदर, एक तो वो बाउंडेड हो, साथ के साथ वो कैसी हो? ओसिलेटिंग हो। अब बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है? एक ऐसी सीक्वेंस जिसका रेंज सेट बाउंडेड हो, उसको क्या बोलते हैं? बाउंडेड सीक्वेंस। वैसे तो बेसिक डेफिनेशन तो वही है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करे, मतलब एक ऐसा नंबर मिले जो सीक्वेंस की हर टर्म से ग्रेटर देन इक्वल हो। पर अगर रेंज सेट बाउंडेड है तो वो बाउंडेड हो जाती है, इजीली आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल है ओसिलेटिंग फाइनाइटली के एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1 2 1 2 1 2। ठीक है। ये सीक्वेंस जो बनाई है हमने, इसमें ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं है। ठीक है। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं है, और ये है ओसिलेटिंग सीक्वेंस, क्योंकि देखो 2 ही नंबर्स इसमें क्या कर रहे हैं? ओसिलेट कर रहे हैं, एक बार 1 एक बार 2, एक बार 1 एक बार 2। अगर हम इसका रेंज सेट लिखें तो इसका जो रेंज सेट रहेगा वो क्या रहेगा? वो किसके इक्वल होगा? 1 2 फाइनाइट सेट बनेगा, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर है बार बार सीक्वेंस के अंदर, तो इसके अंदर रेंज सेट में 2 ही एलिमेंट लिखे जाएंगे। और हमें पता फाइनाइट सेट कैसे सेट होते हैं? बाउंडेड सेट होते हैं। ये सेट बाउंडेड सेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। वैसे ही ये वाली जो सीक्वेंस लिखी है, इसका जो रेंज सेट रहेगा वो क्या रहेगा? इसके रेंज सेट में 3 एलिमेंट आएंगे, -1 0 1। ठीक है। तो ये भी कैसी सीक्वेंस है? ओसिलेटिंग सीक्वेंस है, क्योंकि इसका रेंज सेट कैसा सेट है? बाउंडेड सेट है, और साथ में ये ओसिलेट करती है 1 -1 0 1 -1 0 इस तरीके से। इसके बाद जो ये सीक्वेंस है -1 की पावर n, अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो -1 1 -1 1। अगर हम इसका रेंज सेट लिखेंगे तो इसके रेंज सेट में 2 ही एलिमेंट होंगे, एक तो -1 और एक 1। ठीक है। ये भी बाउंडेड सेट है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कोई सीक्वेंस ओसिलेटिंग फाइनाइटली है या नहीं है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो क्या है? ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली। किसी सीक्वेंस को ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली कब बोलेंगे? अगर वो सीक्वेंस कैसी हो? अनबाउंडेड सीक्वेंस हो, और साथ के साथ वो क्या करती हो? ओसिलेट करती हो। फॉर एग्जाम्पल -1 की पावर n इंटू एन। अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो पहली टर्म कैसे निकलेगी? आप n की जगह 1 रखो तो -1 की पावर 1 इंटू 1 तो -1। फिर 2 रखो यहाँ पे तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर ऐसे ही -3 4 -5 6। तो अब यहाँ पे देखोगे एक बार पॉजिटिव टर्म आ रही है, एक बार नेगेटिव टर्म है, एक बार पॉजिटिव टर्म है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्म्स बढ़ती जा रही है और नेगेटिव टर्म्स की वैल्यू घटती जा रही है। अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये जो सीक्वेंस है ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। कभी कोई बच्चा सोचे कि भाई यहाँ पे तो देखो पॉजिटिव टर्म्स बढ़ती जा रही है, बड़ी बड़ी टर्म्स आ रही है, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज करेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन करी थी। डेफिनेशन में क्या पढ़ा था वहाँ पे? डाइवर्जेंट सीक्वेंस में अगर कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है प्लस इन्फिनिटी पे कब डाइवर्ज करेगी? ए एन की वैल्यू ग्रेटर देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। इस टाइप की कुछ डेफिनेशन थी वहाँ पे कि अब ये जो के था ये कैसा नंबर था? ये पॉजिटिव नंबर था, और बड़े से बड़ा नंबर आप ले सकते हो। पर वहाँ पे डेफिनेशन में क्या था कि अब बड़े से बड़ा नंबर लो के, हमें एक एम मिलेगा कि उस प्लेस पे और उस प्लेस के बाद की सारी टर्में उस बड़े नंबर से क्या रहेंगी? उससे भी बड़ी रहेंगी। उस प्लेस के जैसे यहाँ पे ये हमें मिल गया एम, तो ए एम जो टर्म है ये टर्म और इसके ओनवर्ड्स जितनी भी टर्में हैं सारी की सारी टर्में के से क्या रहेंगी? ग्रेटर रहेंगी। पर यहाँ पे अगर आप बड़ा सा नंबर ले लो, कुछ भी, सपोज आपने ले लिया 100 ले लिया, तो 100 से बड़ी नंबर्स तो इसमें मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। पर ऐसा नहीं बोल सकते आपकी एक प्लेस के बाद के सारे नंबर 100 से बड़े होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप कोई भी प्लेस को फिक्स करो, जैसे यहाँ पे हम बात करें 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस की अगर हम बात करें तो फोर्थ प्लेस के बाद के सारे नंबर 4 से बड़े नहीं हैं।
ये तो 4 से बड़ा, पर ये तो छोटा है, इससे अगले वाला भी छोटा होएगा 4 से, तो कोई नंबर बड़ा हो रहा है 4 से, कोई नंबर छोटा। तो वही काम सेम यहाँ पे होगा। आप बड़े से बड़ा नंबर अगर केस सिलेक्ट करोगे पॉजिटिव नंबर, तो आपको उससे बड़े नंबर तो ज़रूर मिलेंगे, पर ये बात नहीं होगी कि वहाँ पे फॉर ऑल आप बोल सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपने बोलना है कि सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है, तो वहाँ पे ये वाली कंडीशन थी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, कि आपको एक नंबर ऐसा ज़रूर मिलेगा कि आपने जो भी नेगेटिव नंबर दिया हमें, छोटे से छोटा नेगेटिव नंबर, एक प्लेस ऐसा ज़रूर मिलेगा कि उस प्लेस पे और उस प्लेस के बाद की सारी टर्में उस नेगेटिव नंबर केस से क्या होंगी, छोटी रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि उस प्लेस के बाद की कोई टर्म उससे बड़ी हो जाए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं ये यहाँ पे देखूँ -5, तो इस प्लेस के बाद की जो टर्में होंगी वो -5 से छोटी ज़रूर मिल जाएंगी, पर सारी टर्में -5 से छोटी नहीं है। देखो 6 -5 से बड़ी है। इसके बाद क्या आएगी, जो इसके बाद आएगा -7, ठीक है, तो वो तो -5 से छोटा हो जाएगा। पर उसके बाद 8 आएगा, ठीक है, वो -5 से बड़ा, मतलब कोई नंबर बड़ा है, कोई नंबर छोटा है, कोई नंबर बड़ा, कोई नंबर छोटा, इस तरीके से ओसिलेट कर रही है सीक्वेंस, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी को। ये जो सीक्वेंस है ये कैसी सीक्वेंस है, ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। इसके बाद एक और टाइप है सीक्वेंस का जिसको बोलते हैं नल सीक्वेंस। हमने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ओसिलेटिंग सीक्वेंस करी है अभी तक, और अब हम करेंगे नल सीक्वेंस। नल सीक्वेंस क्या होती है? इफ़ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेज टू ज़ीरो, अगर कोई सीक्वेंस ए एन है जो कि किसको कन्वर्ज करती है, ज़ीरो को कन्वर्ज करती है, देन इट इज़ कॉल्ड नल सीक्वेंस। तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी उसको क्या बोलेंगे, नल सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो 1/n, इसको तो हमने एज अ क्वेश्चन भी किया था, है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस में हमने इसको किया था अलग से। तो ये जो सीक्वेंस है 1/n, ये किस पे कन्वर्ज करी थी, ये ज़ीरो पे कन्वर्ज करी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको वहाँ पे जाके ज़रूर देखें। वो एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जिसमें हमें पता चलेगा कि सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंट बिहेवियर है वो कैसे समझा जाएगा। तो 1/n जो सीक्वेंस है वो नल सीक्वेंस है और ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है, इसलिए ये नल सीक्वेंस है। 1/n² है, 1/n³ है, इस तरीके से आप कोई भी सीक्वेंस बनाओगे वो कैसी सीक्वेंस होगी, वो नल सीक्वेंस होगी। इसके बाद एक थ्योरम करते हैं नल सीक्वेंस को लेके, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ए एन इज़ नल सीक्वेंस इफ़ एंड ओनली इफ़ मोड ऑफ ए एन इज़ नल सीक्वेंस। मतलब अगर आपके पास एक सीक्वेंस है ए एन, वो नल सीक्वेंस है, तो उसके हर टर्म का मोड लगा के और एक सीक्वेंस बनाओ, वो भी कैसी सीक्वेंस बनेगी, नल सीक्वेंस। और अगर कोई सीक्वेंस है मोड ए एन, अगर वो नल सीक्वेंस है, तो मोड हटा के जो सीक्वेंस बनेगी वो भी सीक्वेंस कैसी रहेगी, नल सीक्वेंस रहेगी, क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एन इज़ ए नल सीक्वेंस। हमने क्या लेट कर लिया, ए एन कैसी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है। और प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है मोड ए एन इज़ ए नल सीक्वेंस, इज़ ऑल्सो ए नल सीक्वेंस। मोड ए एन को भी क्या दिखाना है, नल सीक्वेंस दिखाना है, ठीक है। तो नाउ सिंस ए एन इज़ नल, क्योंकि ए एन कैसी सीक्वेंस है, नल सीक्वेंस है, तो हम क्या करेंगे, नल सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ नल सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ नल सीक्वेंस, जो ये ए एन है आपकी, ये किस पे कन्वर्ज करेगी, ज़ीरो पे कन्वर्ज करेगी। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट, सीजीटी हमने कन्वर्जेंट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है सीजीटी, बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 there exist m belongs to n such that mod of an minus 0 is less than epsilon for all n greater than equals to m। ये हमने क्या लिखा है, हमने लिखी है नल कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब सीक्वेंस ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है, तो यहाँ पे हमने लिमिट वाले प्लेस पे क्या लिख दिया, ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें तो डेट इज़, हम बोल सकते हैं ए एन का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए एन माइनस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो माइनस करने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा,
और अगर हम इसका सारे का मोड लगा दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सीक्वेंस का फॉर्मेट बन गया। ये जो सीक्वेंस की टर्म की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, मोड ए एन माइनस जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। और ये चीज़ किसके लिए हो रही है? फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। तो आप इसको ऐसे रीड करो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मोड ऑफ ए एन माइनस जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो आप क्या लिखोगे? दस बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या बन गई आपकी? ये डेफिनेशन ही तो बनी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, पर सीक्वेंस यहाँ पे कौन सी है? यहाँ पे सीक्वेंस है मोड ए एन। मोड ए एन कन्वर्जेस टू ज़ीरो, तो जो ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है वो कैसी सीक्वेंस हो जाएगी? इज़ नल सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पे क्या लिया था? सीक्वेंस ए एन नल सीक्वेंस है। सीक्वेंस मोड ए एन को क्या दिखा दिया? नल सीक्वेंस दिखा दिया। अब हम लेके चलेंगे, मोड ए एन नल सीक्वेंस है और ए एन को क्या दिखाएंगे? नल सीक्वेंस दिखाएंगे। ठीक है, तो कन्वर्सली हम लेट करेंगे मोड ए एन। मोड ए एन इज़ ए नल सीक्वेंस, मतलब मोड ए एन किस पे कन्वर्ज करती है? ज़ीरो पे कन्वर्ज करती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट मोड ऑफ ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, हमने जस्ट डेफिनेशन ही लिखी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो इसके बाद माइनस ज़ीरो करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये मोड ए एन है तो उसका मोड लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो? मोड ए एन इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हो? ए एन में से ज़ीरो अगर आप माइनस भी कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ए एन माइनस ज़ीरो का मोड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल इन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। अब आप इसको यहाँ से रीड करो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, और फिर इसके बाद इसको रीड करो, ए एन माइनस ज़ीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। तो ये क्या बन गई? ये तो डेफिनेशन बन गई है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो आप क्या लिखोगे? दस बाय डेफिनेशन, हमने क्या किया? डेफिनेशन यूज़ की है किसकी? ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जो ये सीक्वेंस ए एन है ये कैसी सीक्वेंस हो जाएगी? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी, ज़ीरो पे कन्वर्ज करने वाली सीक्वेंस। और इसका मतलब ये कैसी सीक्वेंस हो जाएगी? डेट इज़, आप बोल सकते हो ए एन कैसी सीक्वेंस है? ए एन इज़ नल सीक्वेंस। तो ए एन जीरो पे कन्वर्ज करेगी तो ए एन नल सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो अगर कोई सीक्वेंस नल सीक्वेंस है तो मोड वाली सीक्वेंस भी नल सीक्वेंस बनेगी, और अगर मोड वाली सीक्वेंस हमने क्या ले लिया? नल सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, तो वो सीक्वेंस भी क्या रहेगी? नल सीक्वेंस रहेगी।